गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास हमारा सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का चल रहा है। कल हमने स्टार्ट कर दिया था पेज नंबर 7 पर। ये आपके दिया हुआ है। हमारी पृथ्वी के अंदर या आंतरिक भाग में मुख्य रूप से सियोल, सीमा और निफे, ये 3 परतें पाई जाती हैं। इनके बारे में कल आपने अध्ययन किया था। सियोल के अंतर्गत जो परत पाई जाती है वो भूप्रपटी के पास में होती है और उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा, खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। सिलिका से सी और एल्यूमिनियम से एल शब्द को लेकर सियोल इस परत को कहा जाता है। दूसरे नंबर की जो परत पाई जाती है उसे सीमा कहते हैं। सी से सिलिका ही होता है और में से मैग्नीशियम नामक खनिज पाया जाता है। इन दोनों खनिजों की मात्रा अधिक होने के कारण इस परत को सीमे का नाम दिया गया है। और तीसरे नंबर की परत जो है वह आपके निफे की कहलाती है। निफे को भी 2 प्रकार के खनिजों की बहुलता पाई जाती है। इस परत में भी 2 खनिजों की बहुलता पाई जाती है, एक निकेल और दूसरा फेरम, या फेरम ही इसे कहते हैं। निकेल और फेरम दोनों को मिलाकर निफे, इनका पहला वर्ड लेकर निफे परत नाम दिया गया है। ये जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक या केंद्रीय क्रोड होता है, इसका तापमान और दाब काफ़ी ऊंचा होता है। आज हम बच्चों इससे आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 8 पर शैल एवं खनिज का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की प्रॉपर्टी, शैल और खनिज आपने हेडिंग निकाल ली होगी, पेज नंबर 8 पर आपके दी हुई है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की शैलों से बनी हुई होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है वो अनेक प्रकार की शैलों से बनी हुई होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग के, आकार के और गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक को कहते हैं आग्नेय, जिसे इग्नियस के नाम दिया गया है इंग्लिश के अंदर। दूसरे नंबर पर अवसादी शैल होती हैं जिसे सेडिमेंट्री का नाम दिया गया है। और तीसरे नंबर पर कायांतरित शैल होती है जिसे मेटामॉर्फिक शैल का नाम दिया गया है। बच्चों, इन तीनों शैलों के बारे में सामान्य जानकारी आपके शब्द की व्युत्पत्ति, साइड में देखो आपके एक बॉक्स सा बना हुआ है शब्द की उत्पत्ति करके, उसमें देखो इग्नियस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? लैटिन शब्द इग्निस से, और इसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। सेडिमेंट्री, जिसे अवसादी शैल कहते हैं अपन, इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द सेडिमेटम से हुई है। इसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक, जिसे हम कायांतरित शैल कहते हैं, ग्रीक शब्द जो मेटामॉर्फोस, जिसका मेटामॉर्फोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है रूप का परिवर्तन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के अंतर्गत द्रवित मैग्मा। द्रवित मैग्मा जब हमारी पृथ्वी में आंतरिक भाग के अंदर जितनी भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो लिक्विड अवस्था में ही पाए जाते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के बने हुए शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। द्रवित मतलब लिक्विड, जिसे अपन कहते हैं द्रव, और लिक्विड जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला हुआ मैग्मा होता है वो बहुत अधिक गर्म होता है जब वो निकलता है, और जब वो बाहर निकलने के बाद ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो जो शैल बनती है उसे किसका नाम दिया जाता है? आग्नेय शैल का नाम दिया जाता है। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना बच्चों अपनी किताब में। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतर्भेदी शैलें और दूसरी होती हैं बहिर्वेदी शैलें। आगे हम बढ़ते हैं इसी में। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? ज्वालामुखी कभी आपने टीवी में या किसी पिक्चर्स में ऐसे फटते हुए देखा है क्या? बच्चों के तो कई कार्टून्स भी आते हैं जिनके अंतर्गत हनुमान जी हैं, इनके अंदर आपने देखा हो कि है ना पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूट रहा है और तेज़ी से है ना, मतलब धूल, मिट्टी, पानी, अग्नि और बहुत सारी चीज़ें उसमें से एक गोले में से पहाड़ के ऊपर से निकलकर चारों तरफ फैल रही होती है। इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह से
लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लिक्विड निकलता है बच्चों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लावा के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। प्रपटी पर इस प्रकार से बने हुए शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल का नाम दिया जाता है। देखो, जो भी हमारे पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है वो जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है और ठंडा होकर शैल का रूप ले लेता है, तो ठोस रूप शैल का ले लेता है, तो उसे हम बहिर्वेदी शैल आग्नेय शैल का नाम देते हैं। और कई बार क्या होता है कि ना, ये जो लावा होता है ना, लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है, तो उसे हम अंतर्वेदी आग्नेय शैल का नाम देते हैं। अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी आग्नेय शैल और दूसरी होती है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। ठीक है, बहिर्वेदी शैल के अंदर तो लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर बाहर बह जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस आकार ले लेता है शैल का, उसे हम बाह्यवेदी आग्नेय शैल कहते हैं। और जो लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर शैल का कठोर रूप, ठोस रूप ले लेता है, उसे हम अंतर्वेदी आग्नेय शैल का नाम देते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा इसी में ही। प्रपटी के इस प्रकार के बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट का जो पत्थर निकलता है ना, वो आपके बहिर्वेदी आग्नेय शैल का बहुत अच्छा उदाहरण है। दक्षिण का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। भारत का दक्षिण का पठार है ना, ये आपके बेसाल्ट की शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, कई बार होता है आंतरिक भाग में ही द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आकार ले लेता है। भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट, बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या था? बेसाल्ट। और अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है? आपके ग्रेनाइट घरों के अंदर पत्थर के रूप में लगाया जाता है। आपके टाइल्स हैं या फिर आपके ना घर के अंदर किचन का जो बेस होता है, पत्थर होता है, वो ग्रेनाइट का लोग लगाना पसंद करते हैं। ग्रेनाइट बहुत ही महंगा और मजबूत पत्थर होता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के ही बने हुए होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। शैल लुढ़क कर मतलब जैसे पानी के साथ या फिर हवा के साथ। शैल लुढ़क कर, चटक कर, धूप पड़ती है तो कई बार पत्थर क्या हो जाते हैं? चटक जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। तथा एक दूसरे से टकराकर, दो शैलें आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। सही है ये बात? शैलें लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जब बड़ी शैल छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में टूट जाती है तो उन छोटे कणों को किस नाम से जाना जाता है? अवसाद के नाम से जाना जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैलें कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के, जो कभी कभी इन शैलों पर रहे हैं, के जीवाश्म भी हो सकते हैं। क्योंकि छोटे अवसादी शैलें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमारी शैलें होती हैं, कठोर शैलें, आग्नेय शैलें होती हैं, ये शैलें लुढ़क कर, ये आपस में ये चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं और अवसाद का निर्माण करती हैं। जब एक अवसाद पर दूसरे अवसाद की परत चढ़ती चली जाती है तो ये धीरे धीरे कठोर होने लगती है और अवसादी शैल का निर्माण करती है। ऐसी अवसादी शैलों के बीच के अंदर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, जैसे आप कार्टून या किसी भी चीज़ में, पिक्चरों में या न्यूज़ में देखते हो कि भाई वहाँ पर है ना डायनासोर के अवशेष मिले हैं,
वहाँ पर इस चीज़ के अवशेष मिले हैं, तो वो अवसादी शैलों के बीच में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायंत्रित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो पहले नंबर पर अपन ने आग्नेय शैल पढ़ी थी और दूसरे नंबर पर जो अवसादी शैलें पढ़ी थी, ये शैलें जो हैं आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित तीनों शैलें ही पृथ्वी के भूप्रपटि पर पाई जाती है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं। और इनके अंतर्गत आपने कायंत्रित शैलों का जो पढ़ा है वो आग्नेय और अवसादी शैलों में उच्च ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन आता है वो उनसे ही कायंत्रित शैलों का जन्म होता है। फिर से पढ़ रही हूँ इस पैराग्राफ को। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायंत्रित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। पेज नंबर आपके 9 के अंतर्गत आपके जो दिया हुआ है, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने में किया जाता है। क्या सड़क बनाने में, घर बनाने में या बिल्डिंगों को तैयार करने में बड़े बड़े कठोर पत्थरों का प्रयोग किया जाता है? आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे सतोलिया 7 पत्थरों से खेला जाता है, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट 2 पत्थरों को बजा बजा के खेलते हैं ना, 5 पत्थर वो गुट्टे खेलते हैं ना, 5 पत्थर गुट्टे आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पर बच्चों 2 आपके किले दिखाए गए हैं। एक तो ताजमहल का किला है और दूसरा आपका लाल किला दिखाया गया है। लाल किला लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। इसी तरह से आप और भी चित्रों को क्या कर सकते हो, एकत्र कर सकते हो कि ये इतने पुराने किले किस पत्थर से निर्मित किए गए हैं। आज के लिए बच्चों अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास के अंदर इससे आगे का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू बेटा।